नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में से एक बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूं, गवर्नमेंट बजट। सही है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि बजट क्या चीज होता है, कैसे बजट को बनाया जाता है और उसके अंदर के बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं और उनके कुछ एग्जांपल्स। तो आज का पूरा टॉपिक यही रहने वाला है कि गवर्नमेंट बजट क्या है, उसको हम लोग बारीकी से समझने का कोशिश करेंगे। अब देख लीजिए कि सर बजट जो है वो हमारे आम जिंदगी में यूज होने वाला एक वर्ड है। अब जैसे आप अगर कल को अपने लिए एक बर्थडे पार्टी रख रहे हो कि मेरा बर्थडे है और मैं अपने दोस्तों को पार्टी देना चाहता हूं, तो उसमें भी आपका एक बजट होता है कि किस रेंज तक मुझे जो है खर्चा करना है। अगर हम लोग कोई शादी ब्याह कंडक्ट करते हैं या फिर कोई बर्थडे पार्टी कंडक्ट करते हैं, मान लो किसी ने मन बनाया कि मुझे एक कार खरीदना है, तो सर उसके लिए भी उसके दिमाग में एक बजट है। ऐसा नहीं कि 2 करोड़ का वो कार खरीद लेगा। कार खरीदने से पहले भी आप थोड़ा हिसाब लगाते हो कि अच्छा ये वाला खरीदूं या वो वाला खरीदूं। आप घड़ी खरीदते हो, आप जूता खरीदते हो, आप निकलते हो शॉपिंग करने के लिए। तो सर शॉपिंग करने से पहले भी हम एक अपना बजट बना के चलते हैं कि कितना हमको आज खर्चा करना है हर जगह। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मन बना लिए कि हमको मनाली जाके घूम के आना है, तो अगर मनाली हमको जाना है तो हम लोग अपना एक चेकलिस्ट बनाते हैं कि सर होटल में इतना खर्चा आ जाएगा, अच्छा जाने आने में ट्रैवलिंग में इतना खर्चा आ जाएगा, अगर 7 दिन रुकने का प्लान है तो खाना पीना होटल ये सब शॉपिंग वॉपिंग मिला के करीब करीब लाख रुपए का खर्चा आता है। तो सर बजट यही तो है। बजट का मतलब है कि फ्यूचर में आप जो खर्चा करने जा रहे हो उसके बारे में सोचना, बस बात खत्म। कि सर अब आगे मुझे कोई इवेंट करना है, उस इवेंट में कितना खर्चा हो सकता है, और अगर इतना खर्चा करना है तो क्या उस हिसाब से आने वाले दिनों में मेरे पास उतना इनकम आ रहा है, और अगर उतना इनकम मेरे पास नहीं आ रहा है तो क्या करने से मैं अपने एक्सपेंडिचर को फीड करने के लिए पैसा इकट्ठा कर सकता हूं। तो ये सारी चीजें जो है उसको हम लोग बजट टॉपिक में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि सर बजट जो है इट इज फ्यूचरिस्टिक इन नेचर। मतलब सर बजट हम लोग हमेशा फ्यूचर के लिए बनाते हैं, आने वाले समय के लिए बनाते हैं। 2026 में खड़ा होके अगर मैं 2024 के बारे में सोचूं तो सर उसमें तो कोई बजट का कुछ है ही नहीं। मतलब आप आज खड़े होके अपने पास्ट के लिए थोड़ी बजट बनाओगे, बजट आप हमेशा फ्यूचर के लिए बनाते हो। तो ये एक फ्यूचरिस्टिक चीज है। आगे जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया कि सर हम किसी इवेंट के लिए प्लान करते हैं तब कितना खर्चा होगा उसके बारे में सोचते हैं, तो जो गवर्नमेंट है वो तो पूरे कंट्री को चलाता है। सर उसको रोड भी बनाने हैं, हॉस्पिटल भी बनाने हैं, उसको डैम्स भी बनाने हैं, उसको एयरपोर्ट भी बनाने हैं, रेलवे स्टेशन भी बनाने हैं, प्लस उस रेलवे स्टेशन, उस स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में काम कर रहे लोगों को हर महीने तनख्वाह भी देना है, सैलरी भी देना है। तो सर गवर्नमेंट को बहुत सारे खर्चे करने रहते हैं। तो गवर्नमेंट बजट क्या है? कुल मिला के गवर्नमेंट बजट अगर मैं बुकिश टर्म में आपको बताऊं तो गवर्नमेंट बजट क्या बताता है बेटा? इट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्या है सर? ये एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसके अंदर क्या क्या चीज आता है। व्हिच फाइनेंशियल स्टेटमेंट एस्टिमेटिंग गवर्नमेंट रेवेन्यू, जिसको हम लोग रिसिप्ट कहते हैं, अभी बात होगा इसके बारे में, एंड एक्सपेंडिचर। मतलब गवर्नमेंट बजट के अंदर आप ये चीज ध्यान में रखिए कि सर इसके अंदर रिसिप्ट्स भी आता है, मतलब कि हम गवर्नमेंट के होने वाले इनकम के बारे में भी चर्चा करेंगे और साथ ही गवर्नमेंट के द्वारा किए जाने वाले एक्सपेंडिचर के बारे में भी बात करेंगे। मतलब कि आगे चल के हमको कितना खर्चा करना है उसके बारे में भी हम सोचने वाले हैं, और साथ ही आगे चल के हमको किन किन सोर्सेज से कितना इनकम मिलने वाला है उसके बारे में भी हम लोग जो है बजट में अपना प्रोविजन लेके चलते हैं। तो बजट क्या है? तो बजट हमको समझ में आया कि सर इट इज ए फ्यूचर स्टेटमेंट। सही है। तो ये एक स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है विच इज प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर। अब इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, पहला हो गया आपका रिसिप्ट, दूसरा हो गया आपका एक्सपेंडिचर, कि आने वाले समय में हमको कितना इनकम करना है और कितना खर्चा करना है। इट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एस्टिमेटिंग गवर्नमेंट रेवेन्यू, जिसको हम रिसिप्ट कहते हैं, एंड एक्सपेंडिचर फॉर ए फिस्कल ईयर। बेटा फिस्कल ईयर का मतलब हो गया अकाउंटिंग ईयर। और ये क्या चीज दिखाता है सर? जो गवर्नमेंट बजट है वो रिफ्लेक्ट करता है पॉलिसीज, प्रायोरिटीज एंड रिसोर्स एलोकेशन फॉर द नेशन। मतलब इस साल जब गवर्नमेंट अपना बजट लेके आया तो गवर्नमेंट के लिए इस साल किन किन सेक्टर को गवर्नमेंट अपना ज्यादा प्रायोरिटी सेक्टर
बोल रहा है। मतलब कि ऐसे कौन से सेक्टर हैं जिसके ऊपर जो गवर्नमेंट है वो ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहता है, वहां पर सबसे ज्यादा वो खर्चा करने वाला है। क्या वो रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या वो सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना है, क्या वो ऑर्गेनिक फार्मिंग है? तो किन किन सेक्टर में गवर्नमेंट जो है ज्यादा खर्चा करने वाला है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रायोरिटी, ज्यादा महत्व देना। तो सर ये जो है गवर्नमेंट के पॉलिसीज को बताता है, प्रायोरिटीज को बताता है। एंड रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स एलोकेशन मतलब अलग अलग सेक्टर के लिए गवर्नमेंट जो है अभी पैसा बांटने वाला है, एलोकेट करना है। सही है, तो इसको बेटा कुल मिला के हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट बजट। सही है, आगे चलते हैं। यहीं पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा डिटेल में थोड़ा, कि सर अगर हम कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, जिसको अभी हम लोगों ने पढ़ा, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं कि सर एक तो हो गया आपका रिसीप्ट्स। पहला क्या आ गया आपका, रिसीप्ट्स मतलब इनकम। मैं यहां पर नीचे लिख देता हूं, रिसीप्ट्स का मतलब क्या है सर, इनकम। अब दूसरा क्या है सर आपका, एक्सपेंडिचर। एक हो गया इनकम एंड दूसरा क्या है आपका, एक्सपेंडिचर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि एक तरीके से आउटफ्लो, या फिर मैं यहां पर स्पेंडिंग लिख दे रहा हूं। सही है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि गवर्नमेंट कितना खर्चा करेगा उसके बारे में सोच रहा है, और गवर्नमेंट आगे चल के कहां कहां से कितना इनकम करेगा उसके बारे में सोच रहा है। अब ध्यान देके देखना गुरु, जो रिसिप्ट है बेटा, इसको मैं अगेन दो पार्ट में डिवाइड करता हूं। एक तरफ मैं लिख रहा हूं रेवेन्यू रिसिप्ट, क्या लिख रहा हूं सर, रेवेन्यू रिसिप्ट, एंड दूसरे साइड में लिख रहा हूं कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। सही है, और सर जो एक्सपेंडिचर है उसको भी मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं। एक तरफ लिख रहा हूं मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब एक एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे आज, सही है ना, क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्या होता है रेवेन्यू रिसीप्ट्स और कैपिटल रिसीप्ट्स, हर एक टॉपिक के बारे में आज बात किया जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया, रिसिप्ट्स को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स, और जो एक्सपेंडिचर है उसको भी मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ध्यान देके देखिएगा सर, अगर रेवेन्यू वर्ड लिखा है, क्या लिखा है, अगर रेवेन्यू वर्ड लिखा है, जो कि बेटा रेवेन्यू रिसिप्ट भी हो सकता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब ये जो रेवेन्यू वर्ड मैंने लिखा है उसको मैंने दो चीजों के लिए लिखा है, रेवेन्यू रिसिप्ट के लिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए। ठीक उसी हिसाब से कैपिटल रिसिप्ट्स भी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है। तो अगर आप गौर करो तो यहां पर दो वर्ड सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। क्या है सर, पहला तो हो गया रेवेन्यू, रेवेन्यू, और दूसरा क्या है आपका कैपिटल एंड कैपिटल। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं कि सर रेवेन्यू लिखा है तो उसका मतलब क्या है, और सर अगर कैपिटल लिखा है तो उसका मतलब क्या है। ध्यान देके सुनिएगा, जो रेवेन्यू है, जो कि सर मैंने अभी बताया रेवेन्यू रिसीव्स भी हो सकता है और रेवेन्यू आपका एक्सपेंडिचर भी हो सकता है। रेवेन्यू वर्ड कहां पर यूज किया जाएगा, रेवेन्यू वर्ड वहीं पे यूज करेंगे जो कि रेगुलर इन नेचर हो। क्या हो सर, रेगुलर हो। लेकिन जो कैपिटल वर्ड है, कैपिटल वर्ड हम कहां पर यूज करेंगे, जो आपका रेगुलर खर्चा नहीं है, रेगुलर इनकम नहीं है, ये ओकेजनली आता है। क्या है, ओकेजनली, कभी कभार वो पैसा आपके पास आ जाता है, या फिर कभी कभार वो खर्चा आप कर लेते हो। अभी अगर एक इंडिविजुअल के प्रोस्पेक्टिव से मैं बात करूं, ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं। आपने आज एक जमीन खरीद डाला 2 करोड़ रुपए देके, आपने 2 करोड़ रुपए देके एक जमीन खरीद डाला। मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये आपका रोज रोज का धंधा है कि सुबह उठे कि पापा आज कौन सा जमीन खरीद ले, बताओ कि आज पूरी खरीद ले, आज कटक खरीद ले, आज भुवनेश्वर खरीद ले? जी नहीं सर, जमीन खरीदना पिछले 20 साल में पहली बार हमने थोड़ा बहुत पैसा जोड़ के एक जमीन खरीदा। तो जमीन खरीदना रोज रोज का काम नहीं है मेरे लिए। तो सर जमीन खरीदना मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सही है, मतलब सर जो कैपिटल वर्ड है वो रेगुलर नहीं है, वो क्या है सर, वो ओकेजनल है। वो क्या है सर, वो ओकेजनल है, वो कभी कभी आप खर्चा करते हो। वहीं पर अभी एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। अब मान लीजिए आपने अपने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया। अब सर पेट्रोल का क्या है, कल भी डलवाया था, आज भी डलवा रहा हूं, कल अगर कहीं जाना है तो कल भी डलवाना है। मतलब पेट्रोल के ऊपर जो आप खर्चा कर रहे हो, मैं एक इंडिविजुअल प्रोस्पेक्टिव से बता रहा हूं, मैं अभी गवर्नमेंट बजट नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं पहले आपको वो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि बेटा रेवेन्यू वर्ड का मतलब क्या है, कैपिटल वर्ड का मतलब क्या है। अगर आप इंडिविजुअल प्रोस्पेक्टिव से समझ जाओगे फिर गवर्नमेंट बजट में कुछ है ही नहीं, वो तो आसान है। सही है ना, तो सर रेवेन्यू वर्ड हम कहां पर यूज करेंगे, जो रेगुलर है, जो रोज का है। सही है, एग्जांपल, अब मैंने घर के लिए थोड़ा ग्रोसरी ले आया, या फिर मैं अपने गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहा हूं, मैं अपना मोबाइल रिचार्ज कर रहा हूं, आज मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर दिया। ये सारे वो खर्चे हैं जो हम रोज रोज करते रहते हैं। तो सर अगर आप पेट्रोल डलवाते हो तो वो आपका क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। अब ये बात करेंगे उसके बारे में।
तो रेवेन्यू सर रेगुलर नेचर में होता है और कैपिटल आपका ओकेजनल नेचर में होता है। ध्यान देके सुनिएगा, रेवेन्यू के लिए मैं लिख रहा हूं क्या चीज, नीदर नॉर, और कैपिटल के लिए मैं वर्ड लिख रहा हूं ईदर और। सर ये क्या है बताओ बेटा, नीदर नॉर और ईदर और का मार्क समझ लीजिए। जो रेवेन्यू नेचर में होगा, चाहे वो आपका रेवेन्यू रिसीप्ट्स हो, चाहे वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, अगर ऊपर वर्ड रेवेन्यू लिखा है तो एक बात पक्का है कि ये चीज आपके एसेट और लायबिलिटी के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा। नीदर इट विल अफेक्ट योर एसेट नॉर इट विल अफेक्ट योर लायबिलिटी, ना ही ये आपके एसेट के ऊपर कोई प्रभाव डालेगा। मैं दोनों के लिए बता रहा हूं, मैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स के लिए भी मैं बता रहा हूं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए भी बता रहा हूं। मैं एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट दोनों के लिए बता रहा हूं कि अगर वो रेवेन्यू नेचर का है, मतलब सीधा है कि सर ये चीज मेरे एसेट एंड लायबिलिटी के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं डाल सकता। लेकिन वहीं पर अगर वो चीज कैपिटल है, अगर वो क्या है, अगर वो चीज आपका कैपिटल है, तो या तो इधर और का क्या मतलब होता है, या तो वो आपके एसेट के ऊपर या फिर लायबिलिटी, दोनों में से कोई एक। बात को समझ रहे हो? अगर कैपिटल वर्ड लिखा है तो वो या तो आपके एसेट के ऊपर या फिर आपके लायबिलिटी के ऊपर, दोनों में से किसी एक के ऊपर पक्का असर डालेगा। अब जैसे एग्जांपल मैंने अभी दिया था कि मैंने 2 करोड़ देके जमीन खरीदा, तो अगर सर आपने जमीन खरीदा तो ये आपके एसेट को बढ़ाने का काम करेगा। समझ में आया? अब जैसे मान लीजिए कि 10 साल हो गए, बैंक में मेरा कोई एक लोन चल रहा था, सही है, तो बड़ी मुसीबत के बाद, इतने दिनों के बाद, थोड़ा ट्राई करने के बाद, इकट्ठा करने के बाद, आज फाइनली मैंने वो सारा लोन चुका दिया। बैंक में मेरा जितना भी लोन था वो सारा लोन मैंने चुका दिया। तो सर मैंने खर्चा किया, बिल्कुल किया, लेकिन इस खर्चे से मेरा जो लायबिलिटी था बेटा वो कम हो गया। आप देख रहे हो क्या हो रहा है, लायबिलिटी कम हो रहा है, खर्चा तो हो रहा है लेकिन लायबिलिटी कम हो रहा है, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर पैसा जा रहा है, खर्चा हो रहा है, लेकिन घर भी तो तैयार हो रहा है, एसेट भी तो बन रहा है, अगेन कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आई होप कि आपको ये चीज जो है समझ में आ गया हो कि सर अगर रेवेन्यू है तो वो रोजमर्रा जिंदगी का एक पार्ट है, वो आपका रोज रोज का काम है, उससे आपका एसेट और लायबिलिटी किसी भी तरीके से अफेक्टेड नहीं होगा। और अगर वो चीज कैपिटल है, चाहे वो कैपिटल रिसिप्ट्स हो या फिर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, बने रहिए वीडियो में लास्ट तक बेटा, हर एक चीज के बारे में बारीकी से बात होगी। अभी तो मैं थोड़ा बस आपको ट्रेलर दिखा रहा हूं, अभी पूरा पिक्चर बाकी है, सही है। तो रेवेन्यू बेटा जो है वो रेगुलर है, और सर इसके लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं, नीदर नॉर, और कैपिटल के लिए वर्ड क्या यूज होगा, ईदर और, सही है। अब चलते हैं हम लोग हमारे मेन स्लाइड्स के ऊपर, चलिए अब देखते हैं, एक एक चीज को समझेंगे कि सर क्या होता है रेवेन्यू रिसिप्ट। जैसे मैंने अभी बताया आपको, रेवेन्यू मतलब रेगुलर इनकम, रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब ये मेरे रेगुलर इनकम है। तो अगर हम गवर्नमेंट के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो सर गवर्नमेंट के बजट में जो रेवेन्यू रिसिप्ट है वो गवर्नमेंट का रेगुलर इनकम है। डेफिनेशन अगर हम देखें तो मनी रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट दैट डज नॉट क्रिएट ए लायबिलिटी और रिड्यूस एसेट्स। देखिए बेटा, पैसे कमाने के 2 तरीके हो सकते हैं। आपके पास जो सामान है, आपके पास जो एसेट है, आपके पास जो गोल्ड है, जो घर है, गाड़ी है, उसको बेच दो, पैसा आपके पास आ जाएगा, सही है। नहीं सर, हमको ऐसा काम नहीं करना है, हमको कुछ पैसा कमाने के लिए बेचना नहीं है, ओके। या फिर दूसरा तरीका, कहीं से लोन ले लो ना, आपको पैसा चाहिए ना, बैंक जाओ, बैंक से 10 लाख का लोन ले लो, तब भी पैसा आपके पास आ जाएगा। नहीं सर, लेकिन इससे तो लायबिलिटी बढ़ जाएगा। मतलब आप चाहते हो पैसा कमाना, पर आप साथ ही में ये भी चाहते हो कि पैसा तो आए लेकिन एसेट ना घटे, और वहीं पर मेरा जो लायबिलिटी है वो भी ना बढ़े। मतलब दोज रिसीव्स ऑफ द गवर्नमेंट which neither reduce my asset nor increase my liability, ना ही मेरे एसेट को वो कम करेगा और ना ही मेरे जो लायबिलिटी है, जो देनदारी है, उसको वो बढ़ाएगा। ये दोनों चीजों के ऊपर, एसेट और लायबिलिटी के ऊपर बिना कोई अफेक्ट डालते हुए अगर गवर्नमेंट के पास कोई पैसा आ रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट कहेंगे। बात को देखिए, नीदर नॉर आ गया, डज नॉट क्रिएट ए लायबिलिटी और रिड्यूस एसेट, ना ही ये एसेट को कम करेगा और ना ही लायबिलिटी को बढ़ाएगा। एग्जांपल दे दीजिए सर। अब सर ये जो रेवेन्यू रिसिप्ट है बेटा, ये 2 तरीके के हो सकते हैं। कितने तरीके के हो सकते हैं, 2। या तो सर टैक्स रेवेन्यू हो सकते हैं या तो नॉन टैक्स रेवेन्यू हो सकते हैं। मैं बताता हूं, डिटेल में बताता हूं।
टैक्स रेवेन्यू मतलब हम लोग जो टैक्स पे करते हैं ना गवर्नमेंट को, वही तो है गवर्नमेंट के लिए इनकम। हमारे लिए एक्सपेंडिचर है, मैं बात करूंगा आगे, हमारे लिए खर्चा है, हमारे लिए एक्सपेंडिचर है, बट गवर्नमेंट के लिए क्या है? रिसिप्ट से इनकम है। और किस तरीके का रिसिप्ट है? रेवेन्यू रिसिप्ट से। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के एसेट्स और लायबिलिटी के ऊपर कोई असर नहीं आ रहा है। अब देखिए, टैक्स बेटा दो तरीके के हो सकता है, या तो डायरेक्ट टैक्स या तो इनडायरेक्ट टैक्स। आपको तो पता ही होगा कि डायरेक्ट टैक्स हम अपने इनकम के ऊपर देते हैं, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स, जैसे इंडिविजुअल इनकम टैक्स, ये सारे हो गए आपके डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसके अंदर बहुत सारे आ गए। और उसके अलावा क्या है सर? इनडायरेक्ट टैक्स, कस्टम ड्यूटीज। आप देख लीजिए, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स मैंने बताया ये दोनों ही डायरेक्ट टैक्स हुए। बाकी जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड कस्टम ड्यूटीज, ये दोनों आपके इनडायरेक्ट टैक्स हैं। यहीं पर एक चीज आज इसी वक्त क्लियर हो जाना चाहिए कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंदर कस्टम ड्यूटीज फिलहाल तक, अभी तक इंक्लूडेड नहीं है। बात समझ में आया क्या सर? जीएसटी के अंदर सेल्स टैक्स इंक्लूड है, वैल्यू एडेड टैक्स इंक्लूड है, सर्विस टैक्स इंक्लूड है, एक्साइज ड्यूटीज भी इंक्लूड है, बट कस्टम ड्यूटीज को अभी भी जीएसटी के पेरिफेरी के अंदर हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, उसको अलग रखते हैं। सही है? तो टैक्स के माध्यम से गवर्नमेंट लोगों से जो भी वसूलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? रेवेन्यू रिसीप्ट्स कहते हैं गवर्नमेंट के लिए। आगे बात करेंगे। नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब ये इनकम है गवर्नमेंट के लिए, बट सर टैक्स फॉर्म में नहीं है, नॉन टैक्स फॉर्म में है, मतलब टैक्स से अलग। क्या है सर? देखिए, इंटरेस्ट रिसीप्ट, अगर गवर्नमेंट कहीं किसी को लोन दे देता है, अब उस लोन के बदले में गवर्नमेंट को इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो क्या होगा? गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू रिसीप्ट होगा, लेकिन वो नॉन टैक्स रेवेन्यू के फॉर्म में आएगा। वैसे ही डिविडेंड एंड प्रॉफिट, जितने भी आपके पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, नाल्को। जैसे नाल्को गवर्नमेंट का एक कंपनी है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, तो सर उस पीएसयू से जो भी मुनाफा, जो भी प्रॉफिट निकल के आएगा, वो सब गवर्नमेंट के लिए नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंडर कैटेगराइज कर दिए जाएंगे। अगर गवर्नमेंट कहीं पर इन्वेस्टमेंट करता है और वहां से अगर उसको कोई डिविडेंड मिल रहा है, तो सर वो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू हो जाएगा। उसी हिसाब से फीस एंड फाइन्स, आप अभी ट्रैफिक में जा रहे हो, आपने कोई ट्रैफिक का नियम तोड़ा और आपके ऊपर फाइन लग गया, आप वहीं पर एक चालान जमा करके आए 5,000 रुपए का फाइन, तो आपने जो 5,000 रुपए फाइन दिए वो गवर्नमेंट के लिए क्या हो जाएगा? नॉन टैक्स रेवेन्यू कमिंग अंडर रेवेन्यू रिसीप्ट एंड ग्रांट्स एंड डोनेशन। अगर कहीं से कुछ डोनेशन मिल जाए जिसको कि रिटर्न नहीं करना है, ध्यान देके सुनना सर, जो रेवेन्यू नेचर का होता है ना, उसमें रिफंड का कोई चीज नहीं है कि दोबारा मुझे रिटर्न नहीं करना है। तो सर अगर कोई डोनेशन कहीं से मिल जाए तो वो भी क्या है? रेवेन्यू रिसीप्ट। सही है? आगे बात करते हैं। अगर हम इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें कि सर रेवेन्यू रिसिप्ट्स के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताओ, तो बेटा ये क्या है? नो रीपेमेंट ऑब्लिगेशन। अभी मैंने बताया ये ऐसे इनकम है जिसको मुझे लौटाना नहीं है, कोई फ्यूचर ऑब्लिगेशन ये क्रिएट नहीं करता। नो रीपेमेंट ऑब्लिगेशन। और बताइए सर, रेगुलर एंड रेकरिंग नेचर, रीऑकरिंग, बार बार घटने वाले घटने। तो सर ये क्या है? रेगुलर है और रेकरिंग इन नेचर है, ये चीज मैंने ऑलरेडी आपको साफ कर दिया है। डज नॉट अफेक्ट एसेट एंड लायबिलिटी स्टेटस, ये सबसे ज्यादा समझने वाली चीज है कि सर जो रेवेन्यू नेचर का होगा, अब क्योंकि ये रेवेन्यू रिसीव्स है, तो ये आपके एसेट और लायबिलिटी, आपका मतलब गवर्नमेंट के किसी भी एसेट और लायबिलिटी के ऊपर इसका कोई असर नहीं आएगा। एंड लास्ट में फंड्स डे टू डे एक्सपेंसेस, ये जो रेवेन्यू रिसीव्ड है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं सर, ये जो रेवेन्यू रिसीव्ड है ये गवर्नमेंट का वो पैसा है जो गवर्नमेंट अपने रोज रोज के खर्चे को मीट करने के लिए यूज करता है। सर रोज रोज के खर्चे मतलब, अब जैसे किसी को सब्सिडीज देना है, ये रोज रोज का खर्चा है। और क्या सर, इतने सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, सबको सैलरी भी तो पे करना है, वेजेस भी तो देना है, तो वो सब पैसा गवर्नमेंट कहां से लाता है? जो उसका रेवेन्यू रिसिप्ट होगा उस पैसे को गवर्नमेंट यूज करता है अपने एम्प्लॉय को पैसे देने के लिए। सही है? तो जितने, अब जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को इलेक्शन के टाइम में बहुत खर्चा करना पड़ता है, गवर्नमेंट मेक एक्सपेंसेस ऑन कंडक्टिंग इलेक्शन, तो सर उस इलेक्शन को कंडक्ट करने में गवर्नमेंट का जो भी पैसा खर्च हो रहा है वो सारा पैसा कहां से आता है? रेवेन्यू रिसिप्ट से लाया जाता है। क्या ये चीज आपको समझ में आया? आगे बात करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट गवर्नमेंट बजट का, जो कि है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। अब हर आदमी को यह लगता है कि अगर मेरे जेब से पैसा गया, अगर मैं खर्चा कर रहा हूं, तो बदले में मुझे रिटर्न में क्या मिल रहा है?
अगर आप खर्चा कर रहे हो तो भैया बदले में आपका एसेट बढ़ना चाहिए या फिर आपके लायबिलिटी घट जाने चाहिए। लेकिन अगर आपके खर्चा करने के बावजूद, पैसे आपके जेब से जाने के बावजूद ना ही आपका कोई एसेट क्रिएट हो पा रहा है और ना ही आपके जो एग्जिस्टिंग लायबिलिटीज है वो कम हो पा रहे हैं, मतलब दोज एक्सपेंडिचर व्हिच नीदर क्रिएट एसेट नॉर रिड्यूस लाइबिलिटी, वो खर्चे जो ना ही मेरे एसेट को बढ़ाने का काम कर रहे हैं और ना ही मेरे लाइबिलिटी को घटाने का काम कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट के बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले खुद के बारे में पढ़ते हैं। आप सुबह उठे, सही है, आप थोड़ा मार्केट चले गए और मार्केट से आपने क्या लिया, थोड़े बहुत वेजिटेबल्स खरीद लाए, गाड़ी में अपना पेट्रोल डलवा लिए, घर के लिए कुछ मेडिसिन चाहिए थे वो ले आए, आते वक्त एक गैस का सिलेंडर आपने बुक कराया, ठीक है, और थोड़ा दूर आगे आए तो फिर आपने बच्चे के लिए कुछ सामान खरीद लिया, तो बच्चे का ट्यूशन फीस कहीं पे जमा कराए, स्कूल फीस जमा कराए। तो ये तो खर्चे तो रोज रोज के खर्चे हैं। इन खर्चों से थोड़ी ना मैं अपने लिए कोई एसेट क्रिएट कर पा रहा हूं भाई। जो मैंने 500 रुपए का आज वेजिटेबल्स, जो मतलब जो वेजिटेबल्स खरीद के मैंने घर लेके आया हुआ है, वो वेजिटेबल्स क्या मेरे लिए एसेट है? जी नहीं, वो मेरे रोज रोज के खर्चे हैं। ठीक उसी हिसाब से सर ये ना ही आपके एसेट को बढ़ाएंगे और ना ही आपके लायबिलिटीज को जो है वो कम करने का काम करेंगे। सही है, आगे बात करते हैं। सर क्या है शॉर्ट टर्म एंड रिकरिंग? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, रेगुलर इन नेचर है, रीऑकरिंग इन नेचर है, बार बार घटित होता है। डेली ऑपरेशनल कॉस्ट, नीचे क्या लिखा है सर, डेली ऑपरेशनल कॉस्ट, रोज रोज के खर्चे, हैपेंस एनुअली। आगे नो एसेट क्रिएशन, ध्यान दीजिएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से एसेट क्रिएट नहीं होता बंदो। कुछ एग्जांपल्स दे दीजिए ना। अब देखिए, गवर्नमेंट जो है वो अगर अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देता है, हर महीने देना है। रेगुलर का मतलब भी समझ लो, रेगुलर का मतलब ये नहीं है कि हर रोज, रेगुलर का मतलब है कि जो एक कंटिन्यूस, एक लूप में चल रहा, जो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, हर महीने देना है सैलरी। तो सर ये क्या है आपके लिए, रेगुलर खर्चा है और इससे कोई एसेट क्रिएट नहीं होगा। डज नॉट बिल्ड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और रिड्यूस लायबिलिटीज। यहीं पर मैं क्लियर कर दे रहा हूं, अगर गवर्नमेंट स्कूल बनाया, मतलब एक स्कूल बिल्डिंग बन रहा है, अब देख रहे हो कि बकायदा एक स्कूल बिल्डिंग बनाया जा रहा है, तो सर ये चीज गवर्नमेंट को एसेट, गवर्नमेंट के एसेट को बढ़ाएगा, मतलब वो हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन उसी स्कूल में काम कर रहे 50 आदमी को जब गवर्नमेंट पैसा देगा तो उस पैसे को हम लोग क्या कहेंगे, उस खर्चे को हम लोग क्या कहेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर? अब सर देखिए, रेलवे स्टेशन बनाए गए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। और रोज रोज रेलवे स्टेशन नहीं बनाए जाते, लेकिन उसी रेलवे स्टेशन में काम कर रहे 500 आदमी को हर महीने सैलरी देना पड़ता है। सर ये रोज रोज का खर्चा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सही है, आगे मेंटेनेंस गवर्नमेंट सर्विसेज। गवर्नमेंट बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करता है लोगों को, जैसे पुलिस सर्विसेज, डिफेंस सर्विसेज, एजुकेशनल सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज। तो ये सारे सर्विसेज को कंटिन्यूअसली लोगों तक पहुंचाने में जो खर्चा आता है उसको भी हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। तो इट एंश्योर्स स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, हेल्थ एंड एजुकेशन। भैया यहां से एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, थोड़ा गौर कर लीजिएगा। डिफेंस अगर सर्विस लिखा है, 1000 बार बोल रहा हूं, ध्यान देके सुन लो, कायदे से सुन लो, अगर सर एग्जाम में डिफेंस सर्विस बोल दिया है तो सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। लेकिन बंधु ध्यान दीजिएगा, लाइफ सेट है पूरी तरीके से। अगर बोला है कि डिफेंस इक्विपमेंट, सर्विसेज नहीं, डिफेंस इक्विपमेंट, तो सर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। क्या सर, थोड़ा और क्लियर करिए। अब आप सोचो ना कि इंडियन गवर्नमेंट बाहर से राफेल खरीद रहा है, तो सर जब गवर्नमेंट राफेल्स खरीदेगा, फाइटर जेट खरीदेगा, तो वो हमारे कंट्री के एसेट को बढ़ाने का काम करते हैं। तो बेटा मैं फिर से क्लियर कर दूं आपको, डिफेंस इक्विपमेंट सर कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन जो डिफेंस सर्विसेज, इतने सारे जवानों को जो पेमेंट जाता है, जो सैलरी जाता है, वो क्या होता है, डिफेंस सर्विसेज, और बेटा वो आ जाएगा आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर। आई होप कि आपको ये चीज जो है वो समझ में आया हो। आगे बात करते हैं, ठीक है। इसके बारे में और थोड़ा अगर डिटेल में हम लोग बात करें तो एग्जांपल में मैंने लिखा है सैलरी एंड पेंशन, लोगों को सैलरी प्रोवाइड करना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इंटरेस्ट पेमेंट, ध्यान देके सुनिए, गवर्नमेंट आईएमएफ से मान लो कि कुछ $100 बिलियन लोन उठाया है, सही है, जो इंडियन गवर्नमेंट है वो कहीं से लोन ले लिया है। अब सर उस लोन के अगेंस्ट में हर महीने उसको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब आप खुद सोचो, क्या कंटिन्यूसली इंटरेस्ट पे कर देने से मेरा वो जो प्रिंसिपल अमाउंट देने का जो लायबिलिटी है, क्या वो कम हो जाएगा?
क्या ऐसा है कि अगर मैं 10 साल तक 5 साल तक रेगुलरली इंटरेस्ट पे करता रहूं तो मुझे प्रिंसिपल अमाउंट देना नहीं पड़ेगा? जी नहीं। चाहे आप 20 साल तक अपना इंटरेस्ट पे कंटिन्यूअसली रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो, तब भी आपको अपना प्रिंसिपल अमाउंट चुकाना है। तो सर जस्ट बाय मेकिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट योर लायबिलिटी टुवर्ड्स द प्रिंसिपल अमाउंट विल नॉट बिकम जीरो। सही है। तो सर जो आपका लायबिलिटी था टुवर्ड्स द प्रिंसिपल अमाउंट इट विल कंटिन्यू। आपको इंटरेस्ट पे करने के बाद भी प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो लौटाना रहता है। तो रेगुलरली क्या पे करते हो आप? प्रिंसिपल नहीं, रेगुलरली आप क्या पे करते हो? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट पे करना आपके लिए क्या हो जाएगा? फिर से एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कंपोनेंट। आगे डिफेंस सर्विसेज क्या होगा सर? डिफेंस सर्विसेज जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। लेकिन अगर फाइटर जेट खरीद रहे हो, कोई राफेल्स खरीद रहे हो, तो वो आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाएगा, क्योंकि उससे आपका एसेट बढ़ेगा। सोशल सर्विसेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन मैंने बताया अभी। और सबसे ज्यादा सब्सिडीज एंड ग्रांट। सर ये सब्सिडीज क्या है? दीज आर सम फाइनेंशियल फॉरगिवनेस और फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट। सही है। तो गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाने वाले छूट या फिर आपको थोड़ा रिलैक्सेशन, फाइनेंशियल रिलैक्सेशन, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बहुत सुंदर। अब क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लियर हो गया है, आई होप कि आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर भी समझने में मदद होगा। ध्यान देके सुनिए, कैपिटल वर्ड कहां पे यूज होता है? थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा है। कैपिटल मतलब इरेग्युलर, रोज रोज नहीं करते हैं ये काम हम। अब सर एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब या तो एसेट क्रिएट होगा, मतलब इधर और। अब याद करो, कैपिटल के लिए वर्ड क्या यूज करेंगे? इधर और रेवेन्यू के लिए वर्ड क्या यूज करेंगे? नीदर नॉर। मैंने बता रखा है आपको कि जहां पर कैपिटल वर्ड यूज होता है वो या तो आपके एसेट या फिर आपके लायबिलिटी, इन दोनों में से किसी एक के ऊपर पक्का असर डालेगा। तो सर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये क्या है? दोज एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच ईदर क्रिएट एसेट और रिड्यूस लायबिलिटी। या तो एसेट को बढ़ाएगा या तो मेरे एग्जिस्टिंग लायबिलिटीज को कम करने का काम करेगा। गवर्नमेंट ने आईएमएफ से कभी पास्ट में लोन ले रखा था, आज गवर्नमेंट वो सारा पैसा लेके आईएमएफ के मुंह पे मार रहा है, सारा पैसा रिटर्न। सर गवर्नमेंट का खर्चा हुआ, ध्यान दीजिए, एक्सपेंडिचर हो गया, खर्चा हो गया, लेकिन सर साथ ही गवर्नमेंट का जो लायबिलिटी था वो भी तो नीचे आ गया, लायबिलिटी भी तो कम हो गया। मतलब सर दोज एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, फिर से बता रहा हूं, दोज एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच ईदर रिड्यूस योर लायबिलिटी और क्रिएट योर एसेट। गवर्नमेंट ने एक बड़ा सा एनएच बनाया, गवर्नमेंट एक नया डैम बनाया, गवर्नमेंट एक 4-6 रेलवे स्टेशन बना डाले, कुछ हॉस्पिटल्स बना डाले, नए नए यूनिवर्सिटीज बन रहे हैं। ये क्या है सर? हमारे लिए एसेट ही तो बन रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। इट विल डेफिनेटली इंपैक्ट योर एसेट एंड लायबिलिटी। क्या लिखा है सर? एक बार बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर स्पेंडिंग ऑन लॉन्ग टर्म एसेट, जो कि लंबे समय तक आपका साथ दे, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्जांपल रोड्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल, मशीनरी एंड रीपेमेंट ऑफ लोन। तो ये सारा क्या है आपका? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर आप देखें तो सर ये क्या है? इन्वेस्टमेंट फॉर फ्यूचर ग्रोथ। ये जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर, फ्यूचर ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हम लोग करते हैं, एंड इट ड्राइव्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर से ही जो है इकोनॉमी का जो रफ्तार है, जो उसका ग्रोथ रेट है, वो बढ़ने लगता है। हम लोग फ्यूचर में अपने कंट्रीज को और बेहतर बना पाते हैं। जैसे कि क्रिएट्स न्यू एसेट, इससे कंट्री के लिए नए एसेट्स बनते हैं। बूस्ट प्रोडक्टिविटी एंड जॉब्स, इससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, जॉब क्रिएट होता है, एंड इट इंप्रूव्स कैपेसिटीज एंड सर्विसेज। सर ये हमारे प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने का काम करता है। क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई होप कि आपको जो है बेटा समझ में आया हो। लास्ट क्या है सर? देखिए कैपिटल रिसिप्ट, ध्यान देके सुनिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन चीजों को समझेंगे तभी आप आगे चल के प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इन सारे डेफिसिट को कैलकुलेट कर पाओगे। तो सर फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और आपका प्राइमरी डेफिसिट क्या चीज है? इसी टॉपिक में मैंने जो है आपके लिए एक नया सा स्लाइड्स बना के रखा है, मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा धैर्य रखें। क्या है सर? कि कैपिटल रिसिप्ट्स, फिर से कैपिटल वर्ड मतलब इरेग्युलर, रोज रोज ये नहीं होते हैं। रिसिप्ट्स मतलब पैसा आ रहा है। अब बेटा पैसा कमाने के दो तरीके ऑलरेडी मैं आपको बता रखा हूं कि या तो आपके पास जो एसेट्स है उसको बेच दो, वहां से भी पैसा आएगा, या फिर कहीं से फ्रेश लोन उठा लो तब भी आपके पास पैसा आएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के पास एक गवर्नमेंट कंपनी थी जिसको उसने बेच डाला,
जिसको हम लोग क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में, डिसइन्वेस्टमेंट, व्हेन गवर्नमेंट सेल्स द सिक्योरिटीज और इक्विटीज ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू द प्राइवेट पार्टीज और जनरल पब्लिक। जब गवर्नमेंट अपने कंपनी के सारे स्टेक्स को प्राइवेट पार्टीज को बेच के भाग जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं सर, डिसइन्वेस्टमेंट। सही है। तो अगर गवर्नमेंट अपने किसी कंपनी को बेच देता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उससे तो पैसा आएगा, तो वो जो पैसा आएगा उसको हम लोग कैपिटल रिसिप्ट्स कहेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बता रखा है कैपिटल वर्ड आपके एसेट और लायबिलिटी को पक्का अफेक्ट करता है। इट विल डेफिनेटली अफेक्ट योर एसेट और लायबिलिटी। इससे क्या होगा, या तो आपका एसेट घटेगा या तो आपका लायबिलिटी बढ़ेगा। गवर्नमेंट को चाहिए था पैसा, गवर्नमेंट ने ले लिया लोन, सर लायबिलिटी बढ़ गया, लेकिन पैसा आया बंधु, पैसा आना चाहिए, इनफ्लो ऑफ पैसा होना चाहिए। सर गवर्नमेंट लोन ले रहा है, लायबिलिटी तो बढ़ रहा है, लेकिन साथ में पैसा आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है, क्या होगा बताओ मेरे साथ, कैपिटल रिसीव्ड। वहीं पर गवर्नमेंट अपना एसेट बेच डाला, एसेट गया, एसेट गया, मेरे साथ बोलिए एसेट गया, लेकिन साथ में पैसा तो आ रहा है, क्या हो जाएगा सर, कैपिटल रिसीव्ड। ध्यान देके देखिएगा। अच्छा, ये जो पूरे पैसे हैं गवर्नमेंट बजट के अंदर, ये जो आपके कैपिटल रिसिप्ट्स हैं, ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है बेटा नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, एक होता है आपका डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। ध्यान देके सुनिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट मतलब ऐसा पैसा जिस पैसे को कमाने के चक्कर में मेरे लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रहे हैं, तो दूसरा क्या हो रहा होगा, आपका एसेट कम हो रहा होगा। सिंपल समझे, मतलब ये वो इनकम है जिन पैसों को कमाने से मैं अपने लिए लायबिलिटी क्रिएट नहीं कर रहा हूं, लेकिन एसेट मेरा जो है वो जा रहा है। इधर अगर हम देखें सर, ये वो कैपिटल रिसिप्ट्स है जहां पर एसेट के ऊपर कोई असर नहीं है, लेकिन ये मेरे लायबिलिटी को बढ़ाने का काम कर रहा है। मैंने अभी आपको क्या बताया, कैपिटल रिसिप्ट्स का मतलब है कि एसेट घटेगा या तो लायबिलिटी बढ़ेगा। तो जब लायबिलिटी बढ़ेगा वो हो गए आपके डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, और जो आपके एसेट को घटाएंगे लेकिन लायबिलिटी को नहीं छेड़ेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स। ये क्या हो सकता है सर, एक जो डिसइन्वेस्टमेंट का मैंने एग्जांपल दिया वो किसके अंदर आएगा बताओ, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। एक और है सर, पहला जिसको हम कहते हैं रिड्यूस एसेट्स, नो रीपेमेंट ऑब्लिगेशन। सही है। डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस, अभी मैंने आपको डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में समझाया कि सेल ऑफ गवर्नमेंट शेयर्स इन पीएसयू, सारा कुछ बोल रखा है, डाटा क्या है। अच्छा आगे बात करते हैं रिकवरी ऑफ लोन, इसके बारे में बात करते हैं। अब सुनिए, बहुत सारे बच्चे यहां पर आके फंस जाते हैं, लेकिन भाई आपको हर जगह से, हर मुश्किल जगह से बाहर निकालेगा। क्या है सर रिकवरी ऑफ लोन? गवर्नमेंट बेटा क्या है, किसी दूसरे कंट्री को, अपना गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट किसी दूसरे कंट्री को आज से 5 साल पहले एक भारी रकम लोन दिया हुआ था। आप बात समझो, कंट्री इंडिया क्या है, लेंडर है, और हमारा कंट्री जो है वो किसी फॉरेन कंट्री को पैसा दिया हुआ था, मतलब लोन दिया हुआ था। अब इंडिया के लिए वो कंट्री क्या है सर, वो डेटर है। क्या है वो, डेटर। डेटर हम अकाउंट्स में किसको कहते हैं, वो बंदा जिससे हमको पैसा मिलना है, तो वो हमारे लिए क्या है, एसेट है। डेटर को एसेट कहते हैं, क्रेडिटर को लायबिलिटी कहते हैं। ये हर बच्चे को समझना चाहिए, चाहे वो कॉमर्स का हो, साइंस का हो या ह्यूमैनिटीज का हो। तो सर अगर मैं किसी बंदे को पैसा दे देता हूं, मदद कर देता हूं, उसको चाहिए था पैसा, तो वो मेरे लिए क्या बन गया, डेटर। अब वो मेरे लिए एसेट है। क्यों सर एसेट है? क्योंकि आज नहीं तो कल, कभी ना कभी उस बंदे से मुझे एक भारी रकम वापस भी तो मिलेगा, तो वो मेरे लिए क्या है, एक एसेट है। अब सर अगर उस बंदे से आज मैं अपना सारा पैसा रिकवर कर लेता हूं, क्या है, रिकवरी ऑफ लोन, जो लोन मैंने दिया हुआ था उस लोन को आज मैंने रिकवर कर लिया, तो सर रिकवर कर लिया मतलब आपका डेटर कम गया, आपका एसेट कम हो गया, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन डेट क्रिएटिंग रिसिप्ट। तो 3 है, तो इधर हो गया आपका डेट क्रिएटिंग और ये साइड हो गया आपका नॉन डेट क्रिएटिंग। या तो आप अपना एसेट बेच रहे हो या फिर आप अपना क्या कर रहे हो, रिकवरी ऑफ लोन कर रहे हो, कि रीपेमेंट ऑफ लोन्स बाय स्टेट, यूनियन टेरिटरीज एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ये लोग भी गवर्नमेंट से लोन लेते हैं। जैसे नाल्को अगर गवर्नमेंट से लोन ले, कोई भी एक पर्टिकुलर कंपनी अगर वो गवर्नमेंट से लोन ले और बाद में अगर वो गवर्नमेंट को वो पैसा रिफंड करे, तो वो जो रिफंड का पैसा आया उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिकवरी ऑफ लोन। यहां पर लिखा है देखिए, पास्ट लेंडिंग रिकवरी, जो हमने पास्ट में पैसा दिया हुआ था उसको अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं। तो बेटा ये है आपका नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स। इधर बात करते हैं डेट क्रिएटिंग। डेट क्रिएटिंग मतलब ये आपके लायबिलिटी को बढ़ा देगा। एग्जांपल, इंडिया बोरो मनी फ्रॉम आईएमएफ,
अगर इंडिया आईएमएफ से पैसा लेता है तो उससे क्या हो रहा है, इंडिया का लाइबिलिटी बढ़ गया सर। लाइबिलिटी बढ़ने का मतलब हुआ कि पैसा तो आया, इनफ्लो ऑफ मनी है, रिसीव से पार्ट ऑफ कैपिटल रिसीव, लेकिन ये साथ ही में मेरे लाइबिलिटी को बढ़ाने का काम करेगा। बोरोइंग्स, चाहे वो डोमेस्टिक कहीं से मतलब देश के अंदर से कहीं से ले ले, आरबीआई से ले ले, लोगों से ले ले। अब सर गवर्नमेंट लोगों से पैसा कैसे लेगा? याद करिए ओपन मार्केट ऑपरेशन, जहां पर गवर्नमेंट क्या करता था, आपने सिक्योरिटीज को आरबीआई के थ्रू आप लोगों को बेचता था, तो वो भी तो एक जरिया है आपसे पैसा कमाने का। तो डोमेस्टिक से ले या फिर फॉरेन से ले, मार्केट लोन, आरबीआई, फॉरेन गवर्नमेंट लोन्स, ये सही है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बोरोइंग्स, और ये आपके लायबिलिटी को बढ़ाएगा। स्मॉल सेविंग स्कीम्स, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, ये जो लोग पोस्ट ऑफिस में अपना, आप देखते होंगे ना गवर्नमेंट जो है वो बीच बीच में पोस्ट ऑफिस के स्कीम निकालता है, लोगों को बढ़िया बढ़िया अट्रैक्टिव स्कीम देगा, बोलेगा इसमें पैसा डालो 8% इंटरेस्ट, और आप लोग पैसा उसमें डालते हो। बेटा वो गवर्नमेंट का स्कीम है आपसे पैसा लेने का, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, अब गवर्नमेंट ने आपको एक स्कीम दे दिया, आप खुश, आप जाके पैसा डाल रहे हो और वही पैसा गवर्नमेंट लेके आगे खर्चा कर रहा है। तो ये सारे जो है बेटा अदर लाइबिलिटीज, इनको हम लोग क्या कहते हैं, डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीव्ड। और अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया, अगर ये गवर्नमेंट बजट आपका अच्छे से क्लियर हो गया, तो बेटा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों तक भेजें। और साथ ही मैं आप लोगों को ये इन्फॉर्म भी कर देना चाहता हूं कि जितने भी मेरे व्यूअर हैं, आप लोग ये जान ले कि अगले महीने मार्च 19 से ही हम लोगों का यहाँ पर 12th के नए सेशन का शुरुआत होने वाला है। पोखरीपुर ब्रांच और चंद्रशेखरपुर ब्रांच, दोनों ही जगहों पे ऑनलाइन और ऑफलाइन का दोनों का जो है प्रोविजन इस साल है। आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं और एक 12th बोर्ड के लिए अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो दोबारा मैं बता रहा हूं आपको, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमको दुआओं में याद रखें। टिल देन गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।